नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरेतू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज का सबसे पहले मैं मुद्दा रखती हूँ आपके सामने। अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमले का मौका ढूंढ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने शांति का ऐसा जाल बुन रहे हैं मानो मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक भयानक तूफान छिपा है। और आपको याद दिलाना चाहेंगे, याद करिए 28 फरवरी वो तारीख जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अचानक हवाई हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ट्रंप की वही धोखे वाली रणनीति आज फिर से एक्टिव हो गई है। 28 फरवरी की तरह कैसे अमेरिका ईरान पर हमले का जाल बुन रखा है, ये भी आपको बताते हैं, दिखाते हैं वो डिटेल्स जो सामने आ रही है। 28 फरवरी की तस्वीर कैसी थी और आज क्यों वही तस्वीर रिपीट होने वाली है, ये आंकलन हम कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान धोखा, हमले का एक मौका, एक चांस डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहे हैं। वो क्यों? दरअसल 28 फरवरी को हमले के पहले यूएस सेना की बड़ी मूवमेंट देखी गई थी और अब भी वही हुआ है। अब हुआ है कि फिर से यूएस सेना की बड़ी मूवमेंट नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें, हमले से पहले यूएस सेना ने जो मूवमेंट की थी उन तमाम इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया था। वहां से जो डिप्लॉयमेंट है हटा करके सीधे सीधे उन इलाकों को खाली करना सेना ने शुरू किया था। हमले से पहले ट्रांसपोर्ट जहाजों ने उड़ान भरी थी और अभी हो यही रहा है कि ट्रांसपोर्ट जहाज एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो लगातार यही तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें, 28 फरवरी को जब हमले के पहले मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती जो है वो कम कर दी गई थी। मिलिट्री ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो सेना को बढ़ाया जाता है, लेकिन उस दौरान हुआ यह था कि कम कर दिया था और अब भी वही हो रहा है। अचानक ईरान पर हवाई हमला हुआ था और अब ईरान पर संभावित हमले का सीन भी नजर आ रहा है कि वही 28 फरवरी की तस्वीर वापस रिपीट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस स्थिति को लेकर, उस सवाल को लेकर जिसमें अमेरिका की साख जुड़ जाती है। इस वक्त अमेरिकी सेना खाड़ी के समंदर में चुपचाप महायुद्ध की तैयारी कर रही है। पेंटागन बेहद चालाकी से अपने युद्धपोतों और फाइटर जेट्स की मूवमेंट बदल रहा है ताकि किसी को भी भनक तक ना लगे। अमेरिका हमले के लिए कैसी तैयारी कर रहा है, इसकी भी कुछ डिटेल्स छनकर सामने आई है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी बताते हैं। अमेरिका की जंगी तैयारी कैसी है? अमेरिका ने यूएसएस फोर्ड को वापस बुला लिया है, वापस से उसकी डिप्लॉयमेंट लोकेशन को चेंज कर दिया है। वेस्ट एशिया में यूएस की सैन्य तैनाती कम कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका की जंगी तैयारी इस कदर कि 28 फरवरी की तरह सैन्य तैनाती कम कर दी गई है। यानी क्या ये वही 28 फेब वाली तस्वीर रिपीट होगी? आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की ये जंगी तैयारी जो है अल फुजैरा के पास यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट के जरिए देखने को मिली है। साथ ही इसमें सबसे ज्यादा बड़ा घातक प्लान इसलिए भी क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान ट्रैक की गई है। ये ट्रैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहलू हो जाता है। पश्चिम एशिया के हालातों की अगर बात करें, यूएस के F-16 सीक्रेट उड़ान ट्रैक करते हुए नजर आए हैं और ईरान के करीब यूएस मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हो सकता है। अब इसके अलावा इसके इतर और क्या कुछ हो सकता है? जंगी तैयारी के बेड़े में सी हॉक हेलीकॉप्टर्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, उतारे जा सकते हैं। अमेरिकी कमांडोज इसी सी हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड मूवमेंट के लिए पूरी तरीके से तैनाती इन्हें मिल सकती है। हॉर्मुज की नाकेबंदी का जिक्र करें तो हॉर्मुज की नाकेबंदी में लगे 20 से ज्यादा वॉरशिप्स और इनके जरिए कोशिश अब रोकने की। सेंटकॉम की बात करते हैं, आईडीओ की बात करते हैं, इनके बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अब यहां पर इस मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ईरान भी इस धोखे को भांप चुका है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी मिसाइलों का रुख अमेरिकी ठिकानों और इसराइल की तरफ मोड़ दिया है। ईरान ने अपनी कमर कस ली है और वो फुल एक्शन मोड में है। आपको बता दें, फिर से जंग के लिए ईरान ने कैसी तैयारी की है, सिर्फ अमेरिका पीछे नहीं है। अब आपको वो भी बताते हैं कि ईरान की तैयारी इस काउंटर में क्या कुछ है। जंग के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजे अपने फाइटर जेट्स और इसके अलावा यूएस इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए ये फाइटर जेट्स भेजे गए कि किसी भी कीमत पर काउंटर अटैक के लिए भी तैयारी
रखी जाए। ईरान ने फिर से बंकरों के में सुरक्षित अपने हथियार अधिकतर पहुंचा दिए। हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए पूरा सेटअप तैयार है। होर्मुज में ईरान ने उतारी डॉल्फिन नाम की 16 छोटी पनडुब्बियां। अब इनके जरिए भी कोशिश यही, होर्मुज में अमेरिका को सफल नहीं होने देना चाहता ईरान। सीज फायर के दौरान ईरान के वापस अब पाए गए तकरीबन 70% हथियार। सीज फायर के दौरान चीन और रूस से भी मंगवाए गए हथियार, क्योंकि वो एलआई है और एलाइज लगातार इस पूरी जंग में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। ईरान ने ठीक रेडार सिस्टम कर लिया है, मेंटेनेंस वर्क पूरा हो चुका है। ईरान ने रसद और ईंधन का भंडार इकट्ठा कर लिया है। लंबे युद्ध के लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। अब इस एसिमेट्रिक वॉर में, गोरिल्ला वॉर में तमाम जो कण हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही कि अगर ट्रंप ने धोखे से दोबारा हमला किया या इसकी हिमाकत तक की, तो इस बार ईरान का पलटवार खाड़ी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दहला देगा। क्या मिडिल ईस्ट विनाशकारी परमाणु युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है? और क्या आने वाले समय में, भविष्य में हम ये तस्वीर रिपीट होते देखेंगे? और आज का बड़ा प्रमुख सवाल आपके सामने रख दूं कि क्या खाड़ी में यूएस की सैन्य तैनाती कम दिखाकर ट्रंप 28 फरवरी की तरह फिर से धोखे से ईरान पर हमला करेंगे? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ कनेक्ट है, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट है, मनन द्विवेदी सर हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ अहमद मस्तिखान साहब पत्रकार अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर सभी का रुख करेंगे। पहले मनन जी, आप ही का रुख करती हूँ। आज युद्ध नीति और प्रेशर टैक्टिक्स, ये पूरी अगर कहा जाए इस पूरी वॉरफेयर में नजर आई है। कभी बयानों के जरिए पिच तैयार की गई है जंग की, कभी हमलों के जरिए और कभी मूवमेंट्स के जरिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप वापस से जो डिप्लॉयमेंट है यूएसएस फोर्ड की बात अगर कहें, उसको हटा करके उस लोकेशन से किसी और लोकेशन पर पहुंचाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या ये 28 फरवरी की तस्वीर वापस से रिपीट होगी? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रणेता कहलाते हैं ह्यूगो ग्रोशियस, उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि जो ज्यादातर युद्ध होते हैं वो स्लीपिंग वॉर्स होते हैं, वो सोए हुए वॉर्स होते हैं। जो कभी कभी हॉस्टिलिटीज जब इरप्ट हो जाती हैं, प्रस्फुटित हो जाती हैं, तो इन हॉस्टिलिटीज के चलते ये स्लीपिंग जाइंट और स्लीपिंग बेलिजरेंट कंट्रीज भी जाग जाते हैं, और जो सोया हुआ युद्ध होता है वो फिर जाग जाता है और अवेक हो जाता है। एक बात तो ये मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से सांस लेने का मौका दिया गया है ईरान को, वो अमेरिका और कोएलिशन ऑफ विलिंग के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। क्योंकि हम देखें कि जब पार्ट 1 में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पार्ट 1 में जब हम देखें, तो हम पाएंगे कि जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे, जो व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट, बैकग्राउंडर्स, उनको देखें अगर हम, और उनके पीछे अगर बात करें, तो ये वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, ये पार्शियली पूरे हुए हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि रिजीम चेंज जो है, वो रिजीम चेंज भी नहीं हो पाया वहां पर, और अयोतुल्ला की जो मल्टी टायर सिस्टम है वो आगे जाकर अभी काबिज है ईरान के ऊपर। उसके अलावा जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे पूरे, जहां पर रिफाइनिंग होती है, जहां पर यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट होता है, जैसे नतांज, फोर्दो, इनकी मैं बात करूंगा, इस्फहान, जो मैं पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं, एक ब्लैंकेट तरीके से बात कर रहा हूं, तो इन सब का पूरी तरीके से खात्मा नहीं किया गया है। तो जिस तरीके से सीज फायर हुआ, तो हम ये देखेंगे नए डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें 36 में से 33 डिस्ट्रॉयड मिसाइल साइट्स और डिस्ट्रॉयड ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स पर फिर वापस से ईरान काबिज हो गया है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा लिया है, और इनको वापस से नेस्तनाबूद करना अमेरिकन एयरफोर्स F-16 हो या उनके B-52s हो, टॉम हॉक्स हो या थार्ड्स हो या फिर PRSMs हो, उनके लिए ये काफी मुश्किल पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत 1 महीने पहले से, जब से युद्ध शुरू हुआ, मैं कह रहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है। और जैसे कि आपकी भी इतनी अच्छी रिपोर्ट, आपने इतनी गहन रिपोर्ट पेश की, तो कहीं ना कहीं डेल्टा फोर्स और अमेरिकन कमांडोज के थ्रू
अगर लैंडिंग होती है ईरान में, तब जाके उसके बाद अगर सक्सेसफुल वॉरफेयर होता है, मैन टू मैन कॉम्बैट के बाद, सिर्फ ये चमत्कारिक संघर्ष या स्पेक्टेकुलर वॉर, हवाई और चमत्कारिक संघर्ष, काउच पोटैटो टीवी वॉर ही नहीं होता, तभी ईरान की रेजिलियंस और उनके लड़ने के मादे को अमेरिका तोड़ पाएगा। तो अभी तो ठीक मैं है। ये कुछ एक बातें सवाल फोरकास्ट राजन कर सर से, सकता हूँ। एक सवाल राजन सर 28 फरवरी की तारीख और ये एनालिसिस कि वापस से वही हमला या वही बारूदी तस्वीर हम देख सकते हैं। 28 तारीख को जो हुआ, 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनी को एलिमिनेट कर दिया। अब अभी जो हम देख रहे हैं और जो रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं, उन रिपोर्ट्स में क्लियर इस तारीख के, बेशक से तारीख ना वापस रिपीट हो रही हो, लेकिन उसमें जो हुआ उसे रिपीट करती हुई तमाम चीज़ें, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन कोइंसिडेंस से ज़्यादा ये कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा उस दौरान भी तैयारी की थी, इफ आई एम करेक्ट। देखिए ऋतु जी, लड़ाई को रीस्टार्ट करना अमेरिका के लिए लास्ट ऑप्शन है, और ये हम सबको समझ लेना चाहिए। तो अमेरिका इस लड़ाई को रीस्टार्ट नहीं करना चाहता। वो एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, जो भी अभी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, अभी भी चल रही है, तो वो एक मौका और देना चाहता है ईरान को कि आप नेगोशिएटिंग टेबल में आ जाइए, और जो भी मुद्दे हैं फिर वो डिस्कस हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो मुद्दा है, ये अभी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है। बाकी डिस्कशन तो बाद की प्रायोरिटीज़ है, बिकॉज अभी जो मेन प्रायोरिटी है एक्चुअली वर्ल्ड के लिए भी है और जीसीसी कंट्रीज़ के लिए भी है, ईरान के लिए भी है, यूएसए के लिए भी है, कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाए, और वो नेवल ब्लॉकेड के साथ लिंक्ड है। तो पहले तो शर्त ये होगी, बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब ये ब्लॉकेड टेम्पररी लिफ्ट किया जाएगा, मे बी 10 डेज 15 डेज। उसके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर होता है, उसके बाद बातचीत होती है। दूसरा, एक इसको लास्ट ऑप्शन अमेरिका के पास रहेगा, बट देन ये जो लास्ट ऑप्शन है, जो अमेरिका 50 दिन में अचीव नहीं कर पाया, इस 50 दिन की लड़ाई में, क्या ये अभी इसको फेज 2 अगर ये लड़ाई पर हलचल तो ऐसी ही है ना राजन सर, अभी ऑपरेशन का नाम चेंज करने को लेकर चर्चा हो रही थी कि एपिक फ्यूरी को चेंज करके कोई और नाम दिया जाएगा, जस्ट इसलिए कि जो 60 दिन की जो अवधि है, जो कानून, जो नियम कहता है कि वॉर को वापस ना लेना पड़ जाए और उसे रीएस्केलेट अगर करना है तो इसका नाम बदल दीजिए। तो ये भी तो तैयारी उसी अंदाज में लग रही है ना सर। देखिए, इस ऋतु जी, कोई भी इस कंट्री अगर इस वॉर में जाएगा तो वो कन्विंस होना चाहिए कि वो लड़ाई इसको जीतेगा। कोई इसको लड़ने से कोई इसको मतलब नहीं रखता। अगर आप एक अटैक लॉन्च करेंगे और उसका फेट भी वही होगा जो अभी का हुआ है, तो वो कोई भी देश नहीं करेगा, और कोई भी मिलिट्री कमांडर ट्रम्प को एडवाइस नहीं करेगा। और ये बूट्स ऑन ग्राउंड की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, बिकॉज यहाँ पे अगर अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे, करीब 4 से 5 लाख ट्रूप्स उसको अंदर घुसाने पड़ेंगे, और इसको काउंटर करने के लिए, विच आई डोंट थिंक इज प्रैक्टिकल। और इसको अमेरिका अगर करना चाहता तो पहले कर चुका होता, अमेरिका नहीं करेगा ये। और ये बिकॉज इसमें कैजुअलिटीज बहुत होती है। अमेरिका कभी भी अपने बॉडी बैग्स एक्सेप्ट नहीं करता, हमने ये देखा है, और पास हिस्ट्री में भी अगर आप जाएं तो अमेरिका इसको नहीं करेगा, बिकॉज सीख अमेरिका ने अफगानिस्तान से भी ली है, वियतनाम से भी ली। तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये वॉर स्टार्ट हो सकती, बट डेफिनेटली ये बातचीत नहीं होगी। तो आप इसको क्या देखते हैं, क्या इसका सिनेरियो देखते हैं आगे? हम देखते हैं कि अगेन वी कैन हैव दैट एट्रिशन वॉर स्टार्टिंग अगेन। एट्रिशन वॉर का मतलब है कि जैसे आपके 50 दिन की लड़ाई थी, आप मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, अभी एक इसको सुनने में आया, मैं पढ़ रहा था वॉशिंगटन पोस्ट में, कि अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं, CNC, he has made a fresh target list। फ्रेश टारगेट लिस्ट का मतलब है कि अभी हम जो टारगेट्स जो हमने पहले नहीं एड्रेस किए थे, अब हम एड्रेस करेंगे। और उसमें जब ये फेज 2 की लड़ाई होगी, मुझे लगता है कि उसमें इसको इकोनॉमिक टारगेट्स भी लिए जाएंगे, और ये ऑयल फील्ड्स, गैस रिजर्व्स एंड ऑल दोज थिंग्स, और जहां पर भी इनके एम्युनिशन डंप्स हैं, लॉजिस्टिक एरियाज हैं,
इनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं जिनको अभी तक टारगेट नहीं किया, अमेरिका उसको टारगेट करेगा। ये मैं टीवी देखिए पे हूँ, बाद प्लान में में बात रहेगा। और करूंगा। मैं लास्ट पॉइंट ये है, हम जब इस तरीके के बैटल इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे आपने अपने ओपनिंग नाइट में बहुत अच्छी तरीके से एक इसको प्रेजेंट किया कि ये सारे बैटल इंडिकेटर्स हैं। हाँ, बैटल बैटल इंडिकेटर्स निश्चित रूप में, और साथ ही साथ अगर एक चक्रव्यूह की जिक्र भी करें तो एक पूरा ट्रैप रेडी हो गया है। जैसा हमारे शो का नाम भी है 4 का चक्रव्यूह, और एक चक्रव्यूह डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी तैयार हो गया है। और ये चक्रव्यूह कहाँ कहाँ से भेदा जाए और कैसे कैसे भेदा जाए, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। जी जी। मुझे लगता है आप लड़ाई युद्ध करवा के रहेंगे। दीवान सर, एक सवाल आपसे मेरा, अभी चर्चा इस बाबत हो रही है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पुरानी गुत्थी हो चुकी है, ये सवाल भी पुराना हो चुका है। अब मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है और डिबेट्स हैं वो इस बाबत हो रही हैं कि ये जो तमाम स्ट्रेट्स है, चाहे हॉर्मूज हो, मलक्का स्ट्रेट हो, ताइवान का मुद्दा हो, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ रहता है, जो आपके सीधे सीधे इफेक्ट करता है, अब उन तमाम चीज़ों की वजह से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और अभी 28 फरवरी रिपीट्स वाला जो मोड ऑन हुआ है, क्या ये आफ्टर चाइनीज इफेक्ट है? रितु जी, मेरी समझ में ट्रम्प साहब चीन से खाली हाथ ही लौटे हैं, कुछ खास विशेष नोट लेके नहीं निकले हैं। एक ऐसे ईगो वाले आदमी के लिए जो ट्रीटमेंट मिला है, जी ने दिया है, चीन ने दिया है, वो दुखदाई है। और चीन ने कोई गारंटीज, कोई एश्योरेंसेस नहीं दिए हैं कि ईरान को दबाएगा, ईरान को बोलेगा। स्टेटमेंट की है, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या अभी देखेंगे। ट्रेड का कुछ करके आए हैं कि ईरान, चीन ने बोला है हम 300 बोइंग खरीद लेंगे, तो पुरानी बात है। ट्रेड वाली बात हुई है, टेक्नोलॉजी की बात हुई है, इकोनॉमी की बात हुई है, एआई की बात हुई है। पर ईरान के ऊपर मुझे नहीं लगता चीन ने कुछ सब्सटेंशियल दिया है, बोला है या करने को तैयार है। तो सवाल ये है, इस हार की खींच कह सकते हार की बैड सिचुएशन में ट्रम्प साहब, मुझे तो लगता है दोबारा कोई गलत कदम उठाने वाले हैं। पर जो कदम उठाने वाले हैं बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज है। 28 फरवरी वाली बात तो नहीं, 28 फरवरी के इशारों टाइम इशारों में आप कह तो रहे हैं, लेकिन किस तरीके का कदम आप मैं बता रहा हूं, इसे हमले के रूप में देख रहे हैं या कुछ ऐसा करेंगे? हाँ, मैं तो समझ रहा हूं कि अगर ओमान के हवाले से, कतार के हवाले से और किसी हवाले से, चीन का हवाला तो खास काम नहीं आएगा, अगर कोई बैकडोर नेगोशिएशन हो जाती है तो ट्रम्प का हाथ ऊपर हो जाता है और ट्रम्प किसी बहाने वहां से निकल सकता है। कुछ ना कुछ मिला, पर कुछ ना कुछ मिला मतलब ईरान तो कुछ भी देने को तैयार नहीं। ईरान तो कहता है 2 ही मेन मुद्दे हैं, बाकी तो साइड इश्यूज है। अभी तो मेन इशू तो यही है, हॉर्मुज खोले। मेन इशू अमेरिका का है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। इन दोनों पे ईरान गिव अप करने को तैयार नहीं। और जहां तक आप कह रही हैं, बल्कि वो तो वर्जीनिया पहुंच चुका है। कौन सा? फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, वो बैटल ग्रुप जा चुका है। वो क्यों गया है अभी आपको पता है, हम फौजी बैठे 4 में से 2 थे यहाँ। तो क्या है कि 360 दिन लगातार एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय रहे। इतनी भारी डिप्लॉयमेंट वियतनाम वॉर के बाद आज पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के की है उसने। तो टायर्ड हो जाते हैं क्रू के, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, मशीनों को भी और आदमी और मैन पावर को भी। तो वो पर सवाल मुझे ये लगता है कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं ट्रम्प साहब। हमने तो तस्वीरें भी देखी है, बाकायदे सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें फ्लोट भी हो रही थी कि जो सोल्जर्स है, जो सैनिक इन युद्धपोतों पर तैनात है, वो भी ऊब चुके हैं। बाकायदे उनके जो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सभी की तस्वीरें सामने आ रही है कि उन्हें वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्या मतलब वो विड्रॉ करना और कुछ चाल चलने वाली बात उसके बात नहीं है। तो एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, वो काम किया है। पर फिर भी सस्पेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। एक चीज मैं और देख पा रहा हूँ, क्लैरिटी पूरी नहीं है, एक चीज मैं और देख पा रहा हूँ, ये रेड सी और मेडिटेरेनियन में पहुंचने के बाद कैपेबिलिटी टू अटैक ईरान टारगेट्स ओवर द होराइजन, दूर खड़े होके वो कर सकते हैं। और वो यूरोप को भी इकट्ठा जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए वो मेडिटेरेनियन में पहुंच गए, रेड सी में पहुंच गए। और तीसरा एक मिलिट्री एंगल ये भी हो सकता है कि
ईरान इन बातों में खाली दिखावेबाजी से, ट्रंप की बयानबाजी से इस किसी पिंजरे में फंसने वाला नहीं। तो आपको पता नहीं, ईरान ही एक अटैक सामने से पहले अटैक कर दे हाँ। और एक उनकी को वॉरशिप डुबा दे अमेरिका की। क्यों? ईरान तो फुल एंड फाइनल लड़ाई के मोड में है। और तो वो अमेरिका से हमारे साथ एक और खास मेहमान भी कनेक्ट है, खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, चल क्या रहा है, अमेरिका चाह क्या रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है दुनिया को। कभी बाकायदे विजुअल्स जारी कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, खुद को ऊपर बता देते हैं, खुद को जीता हुआ बता देते हैं, उसके बाद फिर इस बाबत बयान जारी करते हैं कि हॉर्मुज़ पर बात करनी ही होगी, नहीं की तो इसका रिपरकशन बहुत ख़राब होगा। तो या तो पहले डिसाइड कर ले कि जीत गए हैं या हारे हुए हैं या अभी जंग चल रही है। जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो जंग डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान के साथ शुरू किया, ये इनकी तारीख में जितने, अमेरिका तो खासा जंगजू रहा है ना जी, बहुत ही ज़्यादा जंगजू मुल्क है ये जब से वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ है, तकरीबन 100 ममालिक पर अमेरिका ने फ़ौजी तौर पर हमले किए हैं। बड़ी हैरत होती है ये जानकर, लेकिन इन्होंने हमले किए हैं और ये हमले करते रहते हैं। अलबत्ता ये जो अभी लड़ाई इन्होंने शुरू किया ईरान के खिलाफ, देखें ये 911 पे जो जब उन्होंने उसके मुकाबले में जब वो अफ़गानिस्तान गए थे, उस वक्त इनके पास अच्छी खासी इनको वेस्टर्न दुनिया की सपोर्ट हासिल थी। आपको जैसे कि इल्म है, वहाँ पर जर्मन भी आए, वहाँ कैनेडियन भी आए, वहाँ पता नहीं कौन कौन से दूसरे यूरोपीय ममालिक सब आए अफ़गानिस्तान में अमेरिका का साथ देने। जब वियतनाम का जिन्होंने लड़ाई शुरू किया था, यहाँ पर पूरे अमेरिकन ब्रेन वॉश किए हुए थे कि भाई ये कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट जो हैं पूरे दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानी ले आएंगे और इस वजह से इनसे लड़ना लाजमी है। तो यहाँ से अमेरिका से नौजवान जो आजकल बहुत हमसे भी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए, वो कहते हैं और उनको अफसोस होता है कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया था उस ज़माने में। तो वो उस किस्म से एक माहौल था। लेकिन अब के जो हुआ है, देखें, ये अमेरिका का जंग भी नहीं है, ये तो इज़राइल का लड़ाई है। इज़राइल अभी भी ये चाहता है, अगर इज़राइल के प्लान अगर हम कहेंगे तब तो ये जंग दोबारा ज़रूर शुरू होगा। अगर अमेरिका इज़राइल के प्लान पे चलेगा तब तो ये होने वाला है, क्योंकि इज़राइल ने कहा है कि जब तक हम वहाँ पर रिजीम चेंज नहीं करेंगे, हम वहाँ पर बहुत बड़ी पैमाने पे तबाही नहीं लाएंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। अगर ये होता है तब तो अलग बात है। लेकिन देखने में ये आता है कि देखें, इनका जो है अलग अलग फैक्शंस हैं गवर्नमेंट में, एक तरीके पे हर कोई नहीं सोचता है। ट्रंप साहब का ख्याल है कि लड़ाई हो, जेडी वेंस साहब नहीं चाहते लड़ाई होने का, आपको जैसे केल में। तो यहाँ पर नहीं, दो पर तीन वो लॉबीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त रवैया अपनाए हुए हैं, इस पर मैं डेफिनेटली चाहूँगी राजन सर और दीवान सर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। लेकिन खान साहब, एक जो बयान जो बहुत सुर्खियों में रहा, दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि चीन दौरे के बाद जब वो लौटेंगे तो कई अहम मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन वो बोल किस पर रहे थे? सोयाबीन पर। वो बोल किस पर रहे थे? ऐसे ऐसे बयान जो थोड़े हल्के प्रतीत होते हैं, थोड़े हल्के तौर पर यूज़ किए जा रहे हैं, वज़न नहीं है उन बयानों का। क्योंकि दुनिया में जब इतनी बड़ी हलचलें हो रही हैं, उस बीच सोयाबीन की निर्यात, आयात और उसका बिजनेस, ये कैसे इफेक्ट कर सकता है? जी देखें, ट्रंप साहब चीन से खाली हाथ आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो बोइंग के उनको कुछ मिले, वो भी जो है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका सिर्फ 40% मिला, जैसे कि रिपोर्ट हुआ है। और बोइंग की इस वजह से शेयर्स में 4% कमी आई। हाँ। तो वो खाली हाथ चीन से आए हैं। अच्छा, चाइना में आप देख लें, ये जो ट्रंप साहब हैं, इनमें ये दादागिरी वाला बहुत है, बुली है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप साहब में बुली कैरेक्टर है। और आप देखें कि वो जो अपने ही खास, जो उनके बहुत पुराने चहीते करीबी लोग
चाहे वो केयर स्टारमर हो यूनाइटेड ठीक है किंगडम खान के। साहब, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी जानकारी इस बीच, यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है और यूएई सरकार ने हमले की बाकायदे पुष्टि भी कर दी है। हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। अबू धाबी में कई धमाके की आवाज सुनाई दी है और इसके बाद बाकायदे यूएई की सरकार ने इसकी पुष्टि होने की जानकारी भी दी है। हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया है, ड्रोन से प्रहार किया गया है और इसके बाद अबू धाबी की बात करें, वहां भी इसकी धमक सुनाई दी है। धमाके की आवाज बाकायदे सुनने को मिली है। इसी पर मैं चाहूंगी एक प्रतिक्रिया। राजन सर, यूएई पर हमला हो रहा है, पहले भी जो हमले हुए थे उसमें भी प्रश्न उठा था, मैं दोबारा कर देती हूँ। यूएई पर आप जो न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया गया, ये इजराइल भी करवा सकता है ना सर? और यही नैरेटिव कई दफा कहा भी गया है कि ईरान ब्लफ में ना आए, अमेरिका इजराइल भी करा सकता है, ईरान ना कराए तो। देखिए, आपने बहुत सही बोला, बिकॉज एक बार पहले भी जब इस फजूरा के ऊपर अटैक हुआ था, उनके पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था, उस टाइम पे जो ईरान ने मना किया था, आई मीन इसको डिनाई किया था, बिकॉज एक इसको एलिगेशन ईरान के ऊपर लगा था, बिकॉज ये सीज फायर के दौरान हुआ था और अभी भी सीज फायर चल रहा है। तो ये इफेक्ट कैसे करेगा सर? न्यूक्लियर प्लांट्स को अब खुले मंच पर टारगेट करना शुरू किया गया है। यूएई का न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो जाए, इससे किसको फायदा? न्यूक्लियर ट्रांसमिशन प्लांट, इट्स नॉट दैट एक न्यूक्लियर पर से वहाँ पे कोई एक आपका यूरेनियम उस टाइप का नहीं है। जो ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, इसकी जो एनरिचमेंट होती है यूरेनियम की, वो 2 से 3% ही होती है। और ये आपके एनर्जी के काम आते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आते हैं, इस तरीके के काम होते हैं। ईरान के भी इसको ऐसे एक पावर प्लांट पे इसको अमेरिका का भी अटैक हो चुका है 2 बार। तो ये देखिए, अभी एक फॉग ऑफ वॉर में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे। जैसे अभी ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इसका जिम्मेवार कौन है, क्या इसको आईआरजीसी ने किया, क्या इसको इजराइल ने किया, बिकॉज दोनों के पास मोटिव्स हैं। देखिए, कोई भी अगर अटैक होता है उसमें आपको मोटिव देखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर कोई भी मर्डर होता है या खून होता है तो पुलिस क्या ढूंढती है? मोटिव। तो इसको यहाँ पर भी हम इसको मोटिव देखने की कोशिश करेंगे। अभी इसको इजराइल का तो मोटिव आपका बनता ही है, बिकॉज इजराइल नहीं चाहते लड़ाई को रोकना, और वो इसको लंबा नहीं तो इसमें बीच में अगर इजराइल घुसना भी चाहता है और अगर दोस्ती ऊपर से क्रीमी लेयर दिखाकर अंदर खाने ये पेश करने की कोशिश की ईरान यूएई को टारगेट कर रहा है, इस बाबत अगर मोसाद की भी प्लानिंग है, आईडीएफ की भी प्लानिंग है, तो हो सकता है कि इजराइल को इसमें फ़ायदा दिख रहा हो आगे कि वॉर में, जितनी आगे वॉर बढ़ेगी उतने उसके मंसूबे पूरे होंगे। बिल्कुल फायदा दिख रहा है, बिकॉज जो इजराइल ये नहीं चाहते, वहाँ पे लेबनान में भी इसको इजराइल को फोर्स किया था सीज फायर करने के लिए। इजराइल नहीं चाहता था वहाँ पर भी सीज फायर, और इसलिए इसको इजराइल ने, अगर आप देख रहे हैं नेगोशिएशन में भी इजराइल का कोई भी बंदा नहीं है जो इसको ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहा है। तो इसको यूएस के ही है जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, इजराइल की तरफ से तो कोई भी नहीं आया है, और ये लड़ाई तीनों की है। और अगर ये इसको रोकी जाएगी, सीज फायर होगा, अगर तो एक कंक्लूजन पर आना पड़े तो इजराइल या ईरान, किसका हमला है ये? ऋतु जी, आई विल वेट फॉर अ स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान, बिकॉज और ये स्टेटमेंट हो सकता है अभी आ जाए, 1 घंटे में आ जाए, या आपका जो चैनल है उसके खत्म होने से पहले ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, बिकॉज आई थिंक दैट विल शो अस। बिकॉज अगर इसको ईरान ने किया है तो कोई भी डिनायल नहीं आएगा ईरान से। ठीक है, और एक मनन द्विवेदी से सवाल इसी पर। मनन जी, पहले भी प्रेजेंट किया गया है यूएई कितना इंपॉर्टेंट है, तमाम दुनिया भर के जो धन कुबेर है वहाँ का एक जो बड़ा जमावड़ा है वो यूएई में लगता है। अब यूनाइटेड अरब अमीरात्स को टारगेट करना, वहाँ न्यूक्लियर हो सकता है 2 से 3% संवर्धित यूरेनियम हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन ये छोटा सा भी हमला है तो भी ये प्रश्न अगर अभी किया जा रहा है कि इजराइल द्वारा किया गया है या ईरान द्वारा किया गया है, या अमेरिका इसमें भी इन्वॉल्व है? देखिए इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि
ये जो अटैक है ये कोई बिल्कुल अमेरिका ने नहीं किया है। यूएई के ऊपर ईरान ने बॉम्बार्डमेंट किया है, उनके ऊपर अटैक किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज को देखें, जीसीसी राष्ट्रों को देखें, तो उसमें हम पाएंगे कि इनके पास एक बहुत बड़ा वॉर डिलेमा या स्ट्रेटेजिक डिलेमा सा खड़ा हो गया है। सऊदी अरेबिया के लिए, बहरीन के लिए और यूएई के लिए, कतर के लिए, अबू धाबी के लिए। क्योंकि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये लोग कब तक रोक पाएंगे ये सारे राष्ट्र अपने आप को ईरान के अगेंस्ट अटैक करने से। क्योंकि सेल्फ डिफेंस इनकी पॉलिसी ये रही है कि सेल्फ डिफेंस करेंगे। और इनके जो अल नायान भी इनके जो हेड हैं, नहीं तो इनके जो डेटरेंस से तो प्रीमियर आगे बढ़ हैं, गई है वो भी यही। अब डिफेंस का फैक्टर तो वर्क ऑन किया जा रहा हो, ये नजर नहीं आ रहा सर। डेटरेंस से तो बहुत आगे अब ये जंग चली गई। अब डेटरेंस का तो मुझे लगता है कि कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा, ना ईरान कर रहा है, ना अमेरिका और इजराइल चाहेगा कि इसको डेटरेंस के लिहाज से देखा जाए। अब तो ये जंग या तो खत्म होगी या तो आगे बढ़ेगी, या बीच में ही सीज फायर जैसे चल रहा है इसी तरीके से आगे तक जैसे रूस यूक्रेन में हुआ वही तस्वीर रहेगी। एक बड़ी खबर, उसके बाद दीवान सर का एक बार रुख करेंगे। यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान के बीच गतिरोध बरकरार है। शांति वार्ता के लिए अमेरिका ने 5 सख्त शर्तें रखी हैं, ईरान की ओर से भी 5 शर्तें रखी गई। अब दोनों ही तरफ से 5-5 कॉम्प्रोमाइजल कंडीशंस और यूरेनियम संवर्धन और हॉर्मूज को लेकर गतिरोध अभी भी बरकरार है। सारी गुत्थियों के बीच का हल निकाला जा रहा है, लेकिन हॉर्मूज और यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर कोई बीच का रास्ता भी नहीं निकल पा रहा है। दीवान सर, 5-5 शर्तें दोनों की तरफ से, शांति वार्ता को लेकर बड़ी खिचड़ी पक रही है। कौन मध्यस्थ बनेगा ये अलग मसला, अब मध्यस्थता होगी कैसे ये अलग मसला। इस बीच हमले यूएई पर जारी है, इस बीच हम देख रहे हैं लेबनान इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच हम ये देख रहे हैं कि इस बाबत बात हो रही है कि अमेरिका ये प्रेजेंट कर रहा है दुनिया को कि वो जीत चुका है। ठीक है, ये आप की पूरी वार्ता में ऋतु जी ये पॉइंट आ रहा है कि ट्रंप साहब ने कंफ्यूजन मचाया हुआ है। तो ये कंफ्यूजन मचाना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। कहना कुछ, करना कुछ, कहीं पे नजर कहीं पे निशाना, वॉर का तरीका यही होता है। सरप्राइज तभी आता है। हमें ये चीज देखनी नहीं है, ये होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात जो 28 में पहले पिछले बाइट में कह रहा था, 28 फरवरी के टाइम तो अमेरिका की फोर्सेस क्लोज इन हो रही थी। अब जो अमेरिका साफ दिख रहा है मूवमेंट फोर्सेस की, वो मेडिटेरेनियन की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि वो शायद इजराइल और लेबनान का जो है उसको पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं। और जो नंबर 1, नंबर 2, बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे गल्फ रीजन में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ऑपरेटिंग पावर प्लांट है। यूएई की मैक्सिमम एनर्जी वहीं से आती है। और इसके अंदर जो है साउथ कोरिया के सिस्टम से बना है। ये आउटर पेरिफेरी में जहाँ इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो हिट हुआ है, ना तो कोई रिएक्टर पोर्शन हिट हुआ है, और ना कोई ड्रोन स्ट्राइक जो हुई है, और ना कोई क्रिटिकल एरिया हिट हुआ है। मैं समझता हूं एक ही मसला है, स्ट्राइक ईरान की है, और ईरान ये बताना चाहता है कि हम जो कहते हैं कि आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अटैक करेंगे, तो ये एक ट्रेलर दिया ईरान ने, वार्निंग दी है कि हम करने में सक्षम है, हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारे पास इंटेंशन भी है, इरादे भी हैं और काबिलियत भी है, ये बताने के लिए। और उसकी पिछले बाइट में आपसे कह रहा था, मैं पूरी बात कर नहीं पाया था। और उस टाइम दूसरी बात क्या है, अमेरिका के फोर्सेस जो गल्फ से निकल के मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, उनको भी पता है कि ईरान इस जोश में है कि अमेरिका इससे पहले स्ट्राइक शुरू करे, ईरान ही शुरू कर सकता है। वो भी थक गए हैं, बिल्कुल बंदूकें कॉक करके बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए अमेरिका का डैमेज ना हो जाए, वो पीछे हट रहे हैं। पर तो अमेरिका, ईरान जानता है कि इन बहकावे वाले मूव से कभी फोर्स, कभी आगे कभी पीछे, कभी फोर्स हटा लेना, कभी ये बात करना, कभी वो बात करना, इनसे कुछ होने वाला नहीं। तो इससे पहले ईरान ही अटैक ना कर दे, उनकी सबमरीन लॉन्च की हुई उन्होंने, नहीं तो ईरान ही अटैक ना लॉन्च कर दे। लेकिन इस बीच एक बयान और आया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कह रहे हैं कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी न्यूक्लियर तौर पर अभी सशक्त है ईरान, और अभी भी उसकी शक्ति एज इट इज़ है, मतलब अभी भी न्यूक्लियर तौर पर वो मजबूत है।
चाहे एलिमिनेट हो चुकी हो अयातुल्ला अली खामेनी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी छोड़ा नहीं जा सकता ईरान को। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ जनाब, छोड़ा क्या नहीं जा सकता है? आप तो JCPOA वाली 2015 वाली डील के पीछे पड़े हुए हैं ट्रम्प हाँ, साहब। ठीक है। अपनी मतलब थूक के चाटने वाली बात 15 में किया ओबामा के साथ ईरान ने JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्ड, जिसके तहत IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के इंस्पेक्शंस वो भी उसमें प्रावधान था, हो भी रहे थे। वो तो 17 में 18 में आपने खारिज कर दिया। क्यों? ये तो भाई ओबामा ने किया है, हम तो रिपब्लिकन्स हैं, हम तो बड़े शेर आदमी हैं। अब उस टाइप की डील आप मांग रहे हो तो हुआ नहीं है, न्यूक्लियर का कंट्रोल हुआ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं न्यूक्लियर का भी प्रायोरिटी 2 है। प्रायोरिटी 1 तो आग लगी हुई है अमेरिका को भी, पूरे दुनिया को भी। ये आग लगी डेफिनेटली है, और ये आग आगे कहाँ विध्वंस ले जाएगी, किस तरफ ले जाएगी? हाँ प्लीज प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। हाँ प्लीज। आग ये लगी हुई होर्मुज खुले इन किन प्रकार ये सारा ताम झाम जो हो रहा है, बाकी बातें टेबल पे बैठे हो जाएंगी। कहते रहे ट्रम्प, कहते रहे अमेरिका के सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कहते रहे अभी अमेरिका कहता रहे ईरान को हम न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे। सवाल वो नहीं है, काफी चीजें थम जाएंगी अगर एक इसी बात पे सहमति हो जाए कि होर्मुज खुल रहा पर है। वो हो पाएगी क्या? अभी तो नहीं, हॉर्मुज नहीं, पर भी नहीं पेच हो पाएगी। फंसा है, यूरेनियम संवर्धन पर भी पेच फंसा है। नहीं हो पाएगी, ईरान तो करने नहीं देगा इस बात को। हाँ। ईरान इस बात को, होर्मुज का तुर्क का जो ईरान के हाथ में आया है वो ईरान तभी छोड़ेगा जब उनको उनकी पूरी बातें मानी जाएंगी। क्या न्यूक्लियर बने में हम शंभू ठीक बनेंगे? है, एक प्रतिक्रिया खान साहब से। खान साहब, अभी कहा जा रहा था बीच में चर्चा इस बाबत की जंग खत्म होने वाली है, शांति वार्ता को लेकर के तस्वीर रखी जा रही है, लेकिन एक PR स्टंट भी डोनाल्ड ट्रंप का सामने आता है। आप अगर हैंडल्स उठाइए इनके सोशल मीडिया के, तो उसमें विद इन 140 मिनट्स 3 से 4 पोस्ट सामने आ जाते हैं। कहीं पर खुद को रहनुमा बताया जाता है, कहीं पर स्पेस फोर्स में दुनिया को अपनी उंगलियों पर रखते डोनाल्ड ट्रंप, और ये प्रेजेंट करते कि एक बटन मात्र दूर है वो, और अगर वो बटन दबाएंगे तो डिस्ट्रक्शन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए। अब ये वाला स्टंट, ये PR स्टंट कितना है? क्या ये नजरें हटवाना चाह रहे हैं कि भैया एक बड़ी हार मिल रही है ईरान के रूप में, तो दुनिया भर की नजरें उधर से हटा करके थोड़ा इधर केंद्रित की जाए? जी रितु जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था, फिर मैं इंटरप्ट हो गया पहले जब बात कर रहा था। माफी के साथ प्लीज तो कंप्लीट कीजिए। जी, तो अर्ज करना चाहता हूँ कि जो ये ट्रम्प साहब चीन से खाली हाथ आए, ये चीन गए थे इस बात पे कि भाई चाइना से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये खुलवा देंगे उनसे, लेकिन चाइना ने इनको हरी झंडी दिखा दी कि भाई हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, तो ये वहाँ से खाली लौट आए हैं। और देखिए जितने वीक पोजीशन पे ट्रम्प है इस वक्त, हमें तो नहीं लगता है कि ये चाहे जितनी भी इजराइल की दबाव हो, इजराइल की तरफ से अभी भी इन पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप जंग को जारी रखें। इजराइल चाहता है कि बिल्कुल ही जितने भी वहाँ पर जो IRGC है उसको कम्प्लीटली डिफीट दे, जो कि अमेरिका की बस की बात नहीं है। अमेरिका ने अपना अच्छा खासा हथियार, अपने एम्यूनिशन वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। इनके पास अभी इतने ज़्यादा हथियार भी नहीं हैं कि दोबारा ये इस्तेमाल करें। देखिए इजराइल अभी ईरान की तरफ से अगर ये बात सही है कि ईरान ने अटैक किया, तो हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। देख, हम ये चाहते हैं कि अमेरिका, जिस तरीके से हमारा है ख्वाहिश कि अमेरिका ने जो गलत काम कर रहा है ईरान पे बार बार अटैक करना, इसी तरीके से देखें UAE हमारे लिए, हम जो बलोच हैं और हमारा बलोच जो है, हम एक स्टेक होल्डर हैं। हमें आप प्लीज़ इंक्लूड करें एज ए स्टेक होल्डर। हमारा जो सूबा है सिस्तान व बलूचिस्तान, जो होर्मुज़गान के साथ लगा हुआ है, वो आपको शायद पता नहीं, रितु जी आपको इल्म है या नहीं, लेकिन भारत के तकरीबन 22 स्टेट से ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा सूबा है, 70,000 स्क्वायर माइल से बड़ा है ये जो सिस्तान व बलूचिस्तान है। और हम नहीं चाहते हैं कि UAE को किसी तरीके से नुकसान पहुँचे, क्योंकि UAE देखें
यूएई के साथ हमारे बहुत पुराने तारीखी रिश्ते हैं, और आपने जैसे देखा इवन यूएई के लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा इज्जत से देखते हैं, इंडिया के करीब हैं। तो ये जो जंग है जिसको कि इजराइल ने शुरू किया है, इसने हम सबको बहुत ही अजीब से एक सिचुएशन में डाल दिया है कि भाई हम किसका साथ दें और किसका साथ ना दें। शुक्रिया। बिल्कुल। और खान साहब जो अभी आपने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त ही फरमाया, क्योंकि एक धोखे का जो प्लान था अभी डोनाल्ड ट्रंप का वो पूरी तरीके से डिकोड दुनिया कर चुकी है। मनन सर, आप कैसे देख रहे हैं अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप का एक रवैया जिसमें दुनिया में त्राही त्राही हो, क्या वो एक ऐसा स्टेप लेंगे जिससे विध्वंस आगे बढ़े, या वो अभी थोड़ा सा रुक कर थोड़ा धैर्य दिखाएंगे? देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम लोग ना तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आक्रांता समझे, ना ही खुमैनी को आक्रांता समझे। और जैसा कि पहले भी बात हो रही थी, मैं अपनी बात आगे बढ़ा नहीं पाया था, वो ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट का जो क्राइसिस चल रहा है उसको भी, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। उसको हम देखें तो थर्ड प्रोटोकॉल यूएन क्लॉज का एक होता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। उसके चलते एक बात की गई है ट्रांजिट पैसेज। तो ट्रांजिट पैसेज के हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि अमेरिका और जो बाकी के राष्ट्र हैं वो लोग ये कह रहे हैं, और इंटरनेशनल लॉ मतलब कस्टमरी लॉ भी हुआ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ और मैरीटाइम लॉ भी ये कह रहा है कि ईरान को कोई अगर मैरीटाइम एडवांटेज दिखती है तो वो नाकेबंदी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसमें भी इंटरनेशनल लॉ के जो विद्वान हैं डिवाइडेड हैं, पर ये जो अनक्लॉज क्लियरली ये स्पेल आउट करता है, क्लियरली ये कहता है कि ईरान के पास या फिर यूएई के पास और ओमान के पास, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान भी कनेक्टेड है हॉर्मुज स्ट्रेट से, उनके पास किसी भी राष्ट्र को अपने 3 माइल और 12 नॉटिकल माइल से आगे सॉवरेनिटी और संप्रभुता को लाने का कोई हक नहीं है। पर ईरान का स्टैंड यहाँ डिफरेंट है। ईरान बात करता है एक 1957 के टेरिटोरियल मैरीटाइम लॉ की। तो उस लॉ में ईरान ये बोलता है कि पूरी तरीके से सॉवरेनिटी हॉर्मुज स्ट्रेट पर, भले 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड भी है, क्योंकि अगर ये पीस टाइम की बात है तो ट्रांजिट पैसेज को हम मानेंगे, पर जो इनोसेंट पैसेज की, जो ईरानियन लॉ की बात है, पुराने एग्रीमेंट की बात है, वो पूरा एग्रीमेंट वॉर टाइम में बदल जाता है, और पीस में अगर हम ट्रांजिट पैसेज लगाएंगे तो इनोसेंट पैसेज हम लोग वॉर टाइम में लगाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि दोनों जो राष्ट्र हैं ब्लॉकेड करने का मादा रखते हैं, और ईरान ने तो ब्लॉकेड कर ही दिया है। तो दोनों ही कंट्रीज जैसे यूएस और ईरान इस समय फ्लाउटर्स हैं, कंट्रावीन कर रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को और इंटरनेशनल लॉ। इसमें स्टेक होल्डर्स भी तो वही है मनन साहब, स्टेक होल्डर्स भी तो ईरान, अमेरिका, इजराइल ही है। अब अगर वही इस जंग में कूदे हुए हैं तो इस बाबत पहल करेगा कौन कि वहाँ शांति बनेगी या नहीं बनेगी। एक बड़ी खबर इस बीच, फिर उसके बाद राजन सर और दीवान सर भी वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से। बड़ी खबर ये, ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरानी आर्मी के प्रवक्ता शेख रजी ने चेतावनी दी है, ईरान की अगली कार्रवाई और खतरनाक होगी और ज़्यादा घातक होगी, दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान भी इस बाबत आगे कदम बढ़ा रहा है, अगर कोई भी हमला हुआ इसका जवाब दिया जाएगा। और अभी इससे पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि अगर इस तरीके का कोई ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या ईरान का पहलू होगा। राजन सर, आप ही इस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे कि ईरान की एक प्रतिक्रिया मात्र के लिए वेट करना पड़ेगा। प्रतिक्रिया आ चुकी है, वो कह रहे हैं कि बहुत घातक काउंटर मिलने वाला है, कोशिश भी मत करिए। देखिए ऋतु जी, इससे पहले एक तो मैं आपको ये जो लॉज का जिक्र हो रहा है ना, अनक्लॉज वगैरह के बारे में बात हो रही है। एक चीज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट अ सिग्नेटरी टू अनक्लॉज एंड ईरान इज ऑल्सो नॉट सिग्नेटरी। तो ये कोई मायने नहीं रखता अनक्लॉज को इसको समझना कि भाई इनको इसको लॉ को वायलेट किया जा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट सिग्नेटरी टू दिस लॉ, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। दूसरा, आपने अभी बात करी, देखिए एक डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं और वो देते आए, अगर आपने और हमने आपके चैनल पे कई बार हमने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं कि ये
धमकियां डोनाल्ड ट्रंप से आती रहती है, तो अभी इसको ईरान भी पीछे नहीं है। और जैसे कि इसको डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की धमकी देते हैं, ईरान भी उसी लहजे में आज की डेट में ट्रंप से बात कर रहा है। और वो एक वर्ल्ड को मैसेज दे रहा है। और ख़ास तौर पे अगर आपने देखा, जब वो चाइना इसको विजिट पे गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके इमिजिएटली बाद एक हॉर्मूज का एक कमर्शियल प्लान इसको ईरान ने निकाल दिया था कि भाई हम इस हॉर्मूज को कैसे ऑपरेट करेंगे, अपने फ्रेंडली कंट्रीज को अलाउ करेंगे, और जो भी आपका प्रोजेक्ट फ्रीडम वाली जो देश है जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, उनको हम इसको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो एक चीज बहुत साफ हो चुकी है नहीं, तो यहाँ अभी तो पे। चीन से भी मिलकर आ गए हैं ना, चीन भी गए थे, जिनपिंग से मिलकर आए हैं, तो अब तो हाँ, कुछ नहीं मिला। चीनी जहाजों के लिए तो ओपन जगह खोल दी गई होगी कि आप ब्लॉकेड है तो उसके बावजूद भी चीनी अपने जहाज ले जाएं। नहीं, आप देखिए कि एक जॉइंट स्टेटमेंट जब आई थी इनकी, चाइना की और इसको यूएस की, उसमें इसको बोला गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मस्ट बी ओपन। और उस जॉइंट स्टेटमेंट के बावजूद आपने देखा कि ईरान ने क्या स्टेटमेंट निकाली। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ईरान आज अपनी ताकत अपने वर्ल्ड को दिखा रहा है कि मैं अमेरिका मुझे से बस नहीं करता। एक येस और नो में जवाब दीजिएगा, इसके बाद दीवान सर का रुख करूंगी, बहुत देरी से वो वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई मिलिट्री ऑपरेशन जैसी तस्वीर हो सकती है एग्जीक्यूट? ऑपरेशन होगा, उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड डाले जाएंगे। और जिस तरीके की टेरेन है ईरान में, देखिए आपको ज्योग्राफी भी देखनी पड़ेगी, आपको टेरेन भी देखनी पड़ेगी। आप इसको इराक से कंपेयर नहीं कर सकते। राइट, और आप यानी टेरेन और एरिया ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। दीवान सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, नॉन प्रोलिफरेशन जो एक्ट है, ट्रीटी है, उसमें भी अमेरिका ने खुद को बाहर निकाला, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व नहीं है। JCPOA का जिक्र आपने किया, उसमें भी अमेरिका ने खुद को बाहर निकाल लिया। अगर बात हम करें इस बीच पुराने राष्ट्रपतियों की, तो अमेरिका की तरफ से ये रुख था कि ना तो हम करेंगे इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स का, अगर किसी देश के पास है भी, टू एन एक्सटेंट टू दैट डेट जब से ये ट्रीटी साइन हो रही है, उसके बाद नहीं उसको रीडेवलप किया जाएगा। लेकिन किस हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को रख रहे हैं, किस हैसियत से ईरान को रोक रहे हैं? बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट जो है अमेरिका ही है। 900 मिलिट्री बेसेस रखे हुए हैं, कोई आरती करने के लिए नहीं रखे हुए। और उनके पास नैरेटिव गढ़ने का भी वर्चस्व है, ताकत है, मीडिया की रीच है। हमको चूरन चटा देते हैं कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चला रहे हैं। आपने हर जगह 150 साल पहले से हजारों लाखों एशियंस और अबॉर्जिन्स, रेड इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड अबॉर्जिन्स, और आपने कोलोनिज्म के चलते और स्लेव ट्रेड आपने रचाया है। अब आप 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं। और अभी आप हटे वेनेजुएला से, अभी दादागिरी करते हैं, हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। और ईरान क्या कर रहा है अपने अवाम के साथ, क्या नहीं कर रहा है, ये आपका मॉडल फेल हो चुका है। आपको दुनिया के मॉनिटर नहीं है, दुनिया के नंबरदार नहीं है। नहीं, तो ग्लोबल पुलिसिंग किस बाबत कर रहे हैं? ना तो वो एक ट्रीटी का हिस्सा है, ना वो JCPOA का हिस्सा है, ना वो IAEA की बात सुन रहे हैं, ना UN की सुन रहे हैं, ना नेटो की सुन रहे हैं। और आप एक ही देश हैं ऐसे, एक ही देश है दुनिया में जिसने न्यूक्लियर वेपन यूज किए हैं। और किस पे किए हैं? हम पे, हम एशियन पावर्स पे। ये उनका काम, दोगला कैरेक्टर है। और क्यों? पैसे के दम पे। मैं शायद पहले 2019 में मैं जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, ह्यूमन राइट्स इन बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे। इतना बड़ा बिल्डिंग, एस्केलेटर जैसे मॉल में होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एस्केलेटर बंद पड़े थे, लोग लिफ्टों में जा रहे थे। तो मैंने पूछा भी आपने एस्केलेटर बंद क्यों रखे हैं? वो लिफ्ट में 4-4, 6-6 आदमी जाते हैं, एस्केलेटर में तो 200 भी निकल जाते हैं एक टाइम पे। तो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। अमेरिका जो है बजट कंट्रोल करके यूएनओ को घुमा रहा है। तो दगाबाजी तो फिर अमेरिकियों के साथ भी कर रहे हैं ना। और सुनिए, ईरान ने अक्टूबर 2023 के हवाले से जो टेररिज्म का परिचय दिया, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती दुनिया। पर जो एक उनका टेररिज्म एक्ट जो है, अमेरिका को टेररिज्म बनने का एक्ट, फोर्स यूज करने का हक नहीं देता है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। और आप जो है, आप यूएनओ का सैंक्शन लेते तो भी कहते, जो आपके बुश साहब ने किया था, एक
नहीं, एक इसमें एक प्रश्न सर, आप कह रहे हैं कि आपको कोई राइट नहीं है, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा उठाकर पूरी दुनिया भर में फिरने का और सिखाने का कि कौन न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा नहीं करेगा, आतंक कहाँ है कहाँ नहीं है। आतंक है ना, जहां जहां पर है वहां चेक करवाएं, वहां नहीं करवा रहे हैं। प्लस टू एड ऑन दिस, अगर मैं इस वक्त स्थिति भी देखूं तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो भी तो वही काम कर रहे हैं स्पेस फोर्स में। अगर वो अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे प्रेजेंट करे कि पूरी ह्यूमैनिटी की जो चाबी है, जो एक तरह से एक की है, वो मेरे हाथों में है, वो बटन मेरे हाथों में है। ईरान ने कम से कम एक उनको रेड स्टॉप सिग्नल दिया है यूएसए को, आप दुनिया के दादा नहीं बनेंगे। अगर ये ईरान के ऊपर एक्शन लिया जाए कि टेररिज्म जो उसने फैलाया है HHH से, वो एक अलग चीज है, तो उसको रूल से किया जाए। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर तभी होता है, डंडे से ना किया जाए। तो मिर्च मसाला भी इजराइल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मिर्च मसाला डाल रहा है नहीं? और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और जो एनपीटी की बात अमेरिका ने की, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नॉन प्रोलिफरेशन, सॉल्ट क्या, स्ट्रेटेजिक आर्म्स एलिमिनेशन टॉक्स रीगन ने गोरबाचोव के साथ की। हम न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा नहीं बढ़ाएंगे। अमेरिका विड्रॉ कर गया, जो आपने कहा। अनक्लॉज का सिग्नेटरी अमेरिका नहीं है, और वो चीन को साउथ चाइना सी में, जब हेग में कमाल की बात यह कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तो ईरान डर कहाँ रहा है? मनन सर, डर कहाँ रहा है ईरान? अभी भी बयान दिया कि आप कीजिए, हिमाकत कर लीजिए, इस दफा जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाकत तो अमेरिका कभी करता ही नहीं है। अमेरिका इस समय देखें, अगर उनको आंकड़ों को भी देखें, वो तो कुछ वर्षों में ही, जो अगर जीडीपी की बात पहले होती थी, पर हम पीपीपी की बात भी करें तो चीन की बात अगर कोई करे तो मानी भी जा सकती है। वो ये कि चीन का जो जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पे है वो $44 ट्रिलियन है, और अमेरिका से वो आगे निकल गया है, क्योंकि अमेरिका का जो पीपीपी है वो 32 ट्रिलियन है, और भारत का तीसरे स्थान पे आता है, वो है 18 ट्रिलियन। तो एक तो ये बात हुई, पर जो ऑन द ग्राउंड, ऑन द बूट्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक बड़ी खबर मनन सर, रोक रही हूँ आपको, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर, आज रात इमरजेंसी मीटिंग करेंगे इजरायली पीएम। आज रात ये मीटिंग होने वाली, सुरक्षा को लेकर इमरजेंसी मीटिंग का हवाला दिया गया। इजराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मिडिल ईस्ट तनाव पर चर्चा होगी। और मनन सर, ये मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है, एक प्रतिक्रिया इसको लेकर भी। हाँ नहीं, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बात बिल्कुल सही है, डिप्लोमेसी चलती रहती है। और ये बात भी मैं मानूंगा कि मुख्यतः तो ये इजराइल का ही वॉर है। एपिक फ्यूरी तो अमेरिका ने नाम दिया है, और उसका नाम भी जैसा आपने बनाया वो अलग चीज है। पर मैं हॉर्मुज खाड़ी का जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून हमको ये बताता है कि भले ही ईरान और अमेरिका अनक्लॉज के मेंबर नहीं हो या किसी ट्रीटी या कन्वेंशन के मेंबर नहीं हो, पर ये क्लॉज वर्क करता है। नॉन पार्टिसिपेटरी मुझे एक प्रश्न करना है दीवान सर, मुझे जरा बताइएगा, वो रेड फ्लैग कहां से आता है? भारत ने भी तो किसी ट्रीटी से अपने आप को बाध्य नहीं रखा है, लेकिन ये क्लैश न्यूक्लियर तौर पर तो नहीं सामने आ रहा है। भारत के अंदर क्या टेस्टिंग हो रही है, क्या तस्वीर है, इससे किसी को इस बाबत फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये रेड फ्लैग सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए क्यों? एग्जैक्टली, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, FATF के हिसाब से टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया, 7 साल तक रेज में आया है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या हुआ? अब अमेरिका के पास न्यूक्लियर है तो उन्होंने जापान पे छोड़ दिया। और जिसके पास इतने लोगों के पास है तो आप उसका शगुफा लेके छोड़ दिया आपने। एक समय जरा कम है, एक जवाब दीजिएगा, हमला होने वाला है या नहीं? आप दोबारा। हमला अभी 1-1.5 महीना तो नहीं होगा मेरी समझ में। ठीक है और सर, मेरा पर हो उसके बाद जरूर होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।